प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पहले हमने राजनीतिक शास्त्र का प्रथम अध्याय किया था जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी। आज हम प्रिय विद्यार्थियों राजनीतिक शास्त्र का एक दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संघवाद। इंग्लिश में संघवाद को हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो पिछला लेसन किया था जिसका टाइटल था सत्ता की साझेदारी, उसमें हमने सत्ता की साझेदारी के दो एक स्तर थे, यानी हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी का बंटवारा था। उसमें अगर आपको ध्यान हो तो एक था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस और दूसरा था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल को हमने कहा था स्टेज और वर्टिकल था ऊर्ध्वाधर। स्टेज में क्या था कि एक ही बेस पे ये तीन चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी। पहले में थी विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी बेस उनका स्टेज एक ही था। वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर में हमने क्या किया था कि यहाँ पे लेवल अलग अलग थे। फर्स्ट में जैसे थी केंद्रीय सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। तो ये हमने पिछले अध्याय में किए थे। आज हम जो करेंगे वो इसी का आगे विस्तार है। वर्टिकल बंटवारा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कहें ऊर्ध्वाधर वितरण जो है सत्ता का बंटवारा है वो कैसे होता है, तो इसकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे। और इसी के संदर्भ में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। इसमें पहले आपको संघवाद क्या है, उसके बाद संघवाद की विशेषताएं क्या है, भारत के अंदर किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है और उस संघीय व्यवस्था में भारत में कितनी सूचियां हैं जिनके अंदर अलग अलग सरकार के अधिकार बांटे हुए हैं, और फिर स्थानीय जो सरकार है उसके अंदर किस तरह की शक्तियां मिली हुई हैं या स्थानीय सरकार के अधिकारों में क्या परिवर्तन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें हम इस संघवाद के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हमने वहाँ पे दो कंट्रीज़ की बात की थी पिछले चैप्टर में। उसमें एक था बेल्जियम और दूसरा था श्रीलंका कि अलग अलग देशों के अंदर सत्ता का बंटवारा कैसे होता है। हमने पढ़ा था कि इन दो देशों के अंदर सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ। अब इससे पहले पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले संघवाद का मीनिंग क्या है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, संघवाद का मीनिंग है कि संघवाद शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है, उसे हम संघवाद या संघीय व्यवस्था कहते हैं। एक दूसरा वर्ड भी आ जाता है संघीय व्यवस्था। इस फेडरलिज्म, संघवाद या संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, यानी तीन स्तर की भी हो सकती है लेकिन मिनिमम दो स्तर की सरकार होगी। जैसे एक होगी केंद्रीय सरकार और दूसरी होगी राज्य सरकार। तीसरी भी हो सकती है, जैसे कि हमने बेल्जियम के मॉडल में पढ़ा था कि बेल्जियम के मॉडल में तीसरे स्तर की भी वहाँ एक सरकार थी जिसको वहाँ पे सामुदायिक सरकार बोला गया था। और सामुदायिक सरकार कौन सी थी? जो कि केवल एक भाषा के जो लोग थे जो सरकार को चुनते थे, वो सामुदायिक सरकार थी। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो हमारे भारत में भी इस प्रकार की संघीय व्यवस्था है क्योंकि हमारे यहाँ केंद्रीय सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आपको संघवाद या संघीय व्यवस्था का अर्थ पता होना चाहिए कि संघीय जो व्यवस्था है वो ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है और उसके अंदर जो केंद्रीय सरकार होती है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, वो मजबूत ज़्यादा होती है, और जो राज्य सरकार हैं उनके पास अधिकार केंद्र सरकार के मुकाबले में
कम होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कार्य करती हैं, वो केंद्र सरकार पे डिपेंड नहीं रहती या केंद्र सरकार के लिए जवाबदेह नहीं होती। यानी केंद्र सरकार उनको किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दे सकती, आदेश थोप नहीं सकती। तो ये संघीय व्यवस्था का मीनिंग हुआ। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो दो देश थे, हमने जो पिछले अध्याय में किया, बेल्जियम और श्रीलंका। प्रिय विद्यार्थियों, बेल्जियम के अंदर भी हमने जो पढ़ा था कि वहाँ संघीय व्यवस्था थी। संघीय व्यवस्था का मतलब था वहाँ भी दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकार थी, और हमने पढ़ा वहाँ 3 स्तर की सरकार थी। पहली केंद्रीय स्तर की सरकार थी, फिर राज्य सरकार थी, और तीसरी सामुदायिक सरकार थी। तो बेल्जियम के अंदर संघीय व्यवस्था थी, और वो संघीय व्यवस्था बदलाव आया। बेल्जियम में भी क्या था कि उससे पहले संघीय व्यवस्था नहीं थी। बेल्जियम ने भी अपने संविधान में संशोधन करके और सभी जो समुदाय के, बाकी समुदाय के जो लोग थे उनका प्रतिनिधित्व करने के बाद वहाँ पे एकात्मक जो व्यवस्था थी उससे संघीय व्यवस्था बनी, ताकि राज्य सरकारें जो थी, विभिन्न प्रांत की सरकारें थी, उनको भी शक्तियाँ दी गई। और उसके बाद बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था अपनाई, यानी पहले वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था थी। और श्रीलंका का हमने उदाहरण पढ़ा, वो उलट था, एकात्मक व्यवस्था थी वहाँ। एकात्मक व्यवस्था का मतलब ये था कि जो सीली भाषी लोग थे उन्होंने जो सत्ता पे कब्जा किया हुआ था और वही पूरे देश के अंदर अपना शासन कर रहे थे, और बाकी जो स्थानीय जो समूह थे या वहाँ के कोई और सरकार के स्तर थे, उन सरकारों को कोई ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी। वो सारी की सारी सरकारें या जो प्रशासन था या स्थानीय सरकार थी वो केंद्र सरकार के अधीन आती थी। तो हमने देखा कि दोनों देशों के अंदर अलग अलग व्यवस्था थी, एक संघीय व्यवस्था थी, एक एकात्मक व्यवस्था थी। अब सबसे पहले संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था है, इनमें हम अंतर स्पष्ट करेंगे। संघीय व्यवस्था का मैंने अर्थ आपको बता दिया प्रिय विद्यार्थियों। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, या हम कह सकते हैं संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। देखिए, संघीय व्यवस्था का हमने थोड़ा सा पढ़ा। एकात्मक व्यवस्था में मैं आपको बताता हूं कि यहां एक ही स्तर की सरकार होती है, एक ही स्तर की सरकार होती है और सारी शक्तियां उसी सरकार के पास होती हैं, और जितनी भी बाकी कोई भी समूह शासन या कोई भी सरकार होती है, चाहे वो प्रांतीय हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, ये सारी की सारी सरकारें मतलब केंद्र सरकार के अधीन आती हैं इस एकात्मक व्यवस्था में। यानी केंद्र सरकार है वो एक सरकार होगी जिसका पूरे देश के ऊपर अपना प्रभुत्व होगा, और सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्र से संबंधित जितने भी फैसले लेने हैं वो एक केंद्रीय सरकार ही करेगी, और जो बाकी अगर कोई प्रांतीय स्थानीय सरकार होगी तो वो टोटली उसके अधीन होगी। यानी प्रांतीय और स्थानीय सरकार के पास शक्तियां नहीं होंगी। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था है, जैसा कि मैंने कहा श्रीलंका के अंदर था। फिर संघीय व्यवस्था है, उसमें या तो 2 स्तर होंगे या 2 से ज़्यादा स्तर होंगे, केंद्रीय और प्रांतीय। दोनों सरकार के पास शक्तियां होंगी। उसमें प्रांतीय और स्थानीय सरकार के पास शक्तियां नहीं थी, केंद्रीय सरकार सब कुछ कर रही थी। यहाँ पे केंद्रीय सरकार के पास भी शक्तियां हैं और प्रांतीय सरकार के पास भी शक्तियां हैं। केंद्र सरकार के पास कुछ ज़्यादा शक्तियां हैं, प्रांतीय सरकार के पास केंद्र सरकार से कुछ कम शक्तियां हैं, लेकिन यहाँ पे प्रांतीय सरकार जो है वो स्वतंत्र है, यानी वो केंद्र सरकार पे डिपेंड नहीं है, और प्रांतीय सरकार है वो केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह भी नहीं है।
यहाँ वो जवाबदेह नहीं है केंद्र सरकार के प्रति, अपना इंडिपेंडेंट उनका सिस्टम है, अपने फैसले लेती है वो, अपनी उसके पास शक्तियाँ हैं, अपने अधिकार हैं। ठीक है, ये जरूर है कि केंद्र के पास थोड़ी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, उनके पास शक्तियाँ कम हैं, लेकिन एकात्मक व्यवस्था के अंदर जो बाकी स्थानीय कोई भी सरकार या समूह होगा उनके पास अधिकार शक्तियाँ नहीं होती, बल्कि जो एक स्तर की केंद्र की जो सरकार होती है वो सारे फैसले करती है। तो हम ये दो मतलब संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था शासन प्रणाली में मुझे लगता है कि आपको क्लियर अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होगी और उनके पास अपनी अपनी शक्तियाँ होंगी, वो इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र होंगी, कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगी, किसी कोई जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन यहाँ वो स्वतंत्र नहीं होती और ना ही उनके पास शक्तियाँ होती, वो उनके अधीन काम करेगी केंद्र सरकार की। तो ये हुआ संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के अंदर अंतर। इसके बाद आगे है कि जो संघवाद है प्रिय विद्यार्थियों, उसकी विशेषताएं क्या हैं। संघवाद की पहली जो विशेषता है वो है दो या दो से अधिक सत्तर की सरकार। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार भी हो सकती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तीन स्तर की भी हो सकती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, या बेल्जियम में जैसे हमने पढ़ा वहाँ तीसरे स्तर की जो सरकार थी वो सामुदायिक सरकार थी। तो ये पहली विशेषता होगी कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होगी। दूसरा, दोनों सरकारें एक ही समूह पर कार्य करती हैं। दूसरी विशेषता में प्रिय विद्यार्थी ये होगा कि जो दोनों सरकार होंगी, दो कौन सी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, उन दोनों के नीचे जो जनता होगी, पब्लिक होगी, वो दोनों समान है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि ये बॉक्स बनाया हमने, ये भारत है हमारा देश। इस भारत के अंदर ये राज्य हैं जो मैंने डिफरेंट बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करो ये हमारा हरियाणा राज्य है। अब हरियाणा की जनसंख्या की बात करें हम तो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है। अब ये 2 करोड़ जनता है, इस पे एक राज्य सरकार शासन कर रही है, जैसे हमारी हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। और इसी 2 करोड़ जो हमारा हरियाणा है, इसके ऊपर एक दूसरी सरकार कौन सी काम कर रही है, वह है केंद्र सरकार। यानी लोगों का समूह एक ही है, वही लोगों पे तो राज्य सरकार भी अपने शक्तियों का प्रयोग कर रही है और उसी समूह पे केंद्र सरकार भी अपनी शक्तियों का समूह कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया कि दोनों सरकारें एक ही समूह पे कार्य करती हैं। इसके बाद तीसरी जो विशेषता है फिर है सभी सत्तर की सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया गया है। तीसरी विशेषता क्या है कि वे किस सरकार की क्या शक्तियां होगी या किस सरकार के क्या अधिकार होंगे या किस विषय पे कौन सी सरकार कानून बना सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात है चाहे वो राज्य सरकार की बात है। ये बिल्कुल संविधान में लिखा मिलेगा कि अगर इस विषय पे कानून बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, इस विषय पे कानून बनाना है तो वो राज्य सरकार बनाएगी,
मतलब आपस के अंदर टकराव ना हो दोनों सरकारों का, तो इनकी शक्तियों का बंटवारा भी संविधान के अंदर क्लियर तौर पे